गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी की इस सीरीज में चैप्टर फर्स्ट का क्लास 9 और चैप्टर फर्स्ट का ये आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इस टर्म को आप देखते होंगे, लेकिन कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जीवीए का कॉन्सेप्ट क्या है। ये तुलनात्मक रूप से एक नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को विस्तार पूर्वक देखेंगे। थोड़ी चर्चा पिछले क्लास में मैंने इसकी की थी, आज विस्तार से देखेंगे। राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य, लागत और मूल्य का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कॉस्ट और प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उपयोग उसका है, उसको देखेंगे। इसके अलावा MCA 21 बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे। और आर्थिक सांख्यिकी की स्थायी समिति और इसके अलावा भी कई सारे कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आएंगे, वो सब आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। हम आगे बढ़े इसके पहले पिछले क्लास का जो प्रश्न था वो आपके सामने है और इसका आंसर सी नंबर। जितने लोगों ने भी कमेंट किया है सब लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार नाम ले लेता हूं ताकि, जैसे विशाल, अरुण, नेहा, अरविंद और तोफन। तोफन नाम है इसका, आप बता दीजिएगा कि उच्चारण में आपके नाम का सही कर रहा हूं ना, तोफन पटेल जी। तो आंसर सब लोगों ने सी किया है, बहुत अच्छा है। सामान्यतः भारत का जीएनपी जीडीपी से कम रहता है और जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था की आंतरिक स्थिति के साथ साथ उसकी बाह्य ताकत को भी बताता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। इसको और स्पष्ट करने के लिए पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। पहला टॉपिक है जीवीए का कॉन्सेप्ट, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य संवर्धन या फिर वर्धन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम फिर से पीछे का वो जो कॉन्सेप्ट था कि जीडीपी कैलकुलेशन का 3 मेथड है, उस मेथड को समझते हैं। ठीक है, तो एक तो इनकम मेथड है, बात किए थे, एक्सपेंडिचर मेथड है और प्रोडक्शन या फिर आउटपुट मेथड है। ये 3 मेथड है। तीनों मेथड से जब हम जीडीपी निकालेंगे तो एकदम से सेम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जो प्रोडक्शन मेथड है, इस प्रोडक्शन मेथड में दो तरीके से प्रोडक्शन मेथड को निकाला जाता है। आंकड़ा दोनों में सेम ही आता है ना। एक तो है फाइनल गुड अप्रोच, बताया था मैंने। ठीक है, और एक दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच। ठीक है, जीवीए का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकल के आता है। जीवीए यहां से संबंधित है। इसको विस्तार पूर्वक और इसमें कुछ मतलब एग्जाम्पल के साथ इसको आप हम लोग देखेंगे कि यह है क्या। वैल्यू एडेड अप्रोच को आप देखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको देखते हैं और इसके साथ साथ हमारा जीवीए का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। जिन लोगों ने इस क्लास को पहले कर लिया है उनके लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं किया है अनअकैडमी पे या फिर मेरे पहला जो बैच पिछला बैच जो था 13वां एडिशन का, तो यहाँ उसको देखें। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने देख लिया उनको तो समझना आसान होगा, लेकिन फिर भी गंभीरतापूर्वक देखें क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आता है आसानी से। तो यहाँ हम लोग ये मान के चलते हैं कि 3 लोग हैं पूरी अर्थव्यवस्था में। मान लो थोड़ी देर के लिए एक किसान है और एक जो है गुड़ उत्पादक है। एक गन्ना उत्पादन करने वाला किसान है, एक गुड़ उत्पादक है और उस गुड़ से मिठाई बनाने वाला एक हलवाई है। 3 लोग हैं। ठीक है, तो गन्ना उत्पादक यानी कि एक किसान है। ये किसान क्या करता है कि इसके पास कच्चा माल क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसान के पास कुछ भी कच्चा माल नहीं, कुछ भी इनपुट उसने नहीं डाला। ठीक है, उसका कॉस्ट जो है कच्चा माल का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जीरो। ठीक है, जीरो है। और इसका जो उत्पादन है यानी आउटपुट है, ठीक है, इसका जो उत्पादन है वो 100 रुपए का है। तो इसका वैल्यू एडेड कितना किया ये, किसान जो है वैल्यू ऐड करता है ऑब्वियसली 100 रुपए का, क्योंकि उसका कच्चा माल तो कुछ है ही नहीं, जो भी बनाया उसका वैल्यू एडिशन ही माना जाएगा। तो 100 रुपए यहां हो गया। अब इस गन्ने से कोई जो है एक छोटा व्यापारी है या कुछ भी इस तरह का कर सकते हैं, तो गुड़ उत्पादक है वो।
ये गुड़ उत्पादक क्या करेगा, इस 100 रुपए का गन्ना खरीद के लाया और इससे गुड़ का उत्पादन करेगा। तो गुड़ का उत्पादन करेगा तो उसमें अपने तरफ से बहुत कुछ जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, मजदूरी ऐड कर रहा है या फिर और भी कुछ मशीनरी वगैरह का प्रयोग कर रहा है। कुल मिला के इसका वैल्यू एडिशन जो है वो करने के बाद ये गन्ना जो है गुड़ बन के 200 रुपए में बिकता है। तो इसका वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, 100 रुपए का तो पहले से था, अब 100 से 200 हो गया। इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन इसका जो है 100 रुपए हुआ। इसके तरफ से वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ। अब मान लो कि कोई मिठाई बनाने वाला है, हलवाई कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या करता है कि इस कच्चे माल को अपने पास लाता है, गुड़ को लाता है और गुड़ से कुछ बनाता है। गुड़ का क्या बनता है, गुड़ का चिक्की बनता है या और भी कुछ बनता है, गुड़ की मिठाई बनती है। अब ये मिठाई जो है 300 रुपए का हो गया। जानबूझ के मैंने गुड़ वगैरह का एग्जाम्पल लिया क्योंकि अधिकतर लोग जो है, कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना देसी टाइप का, चीजें तब समझ में भी आएंगी और उस दिशा में भी हम जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ इसका वैल्यू एडिशन कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, टोटल वैल्यू एडिशन इसका जो है ये 100, 100 और 100, 300 रुपए का हो गया। ठीक है, अगर हम ये तो वैल्यू एडिड मेथड के तहत हो गया, तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो जीवीए के रूप में आ जाता है। ये छोटा सा एग्जांपल लेके बताया मैंने, बाकी पूरे देश में जब होता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, लेकिन फिर भी यहाँ आसान तरीके से समझने के लिए जो फाइनल गुड मेथड होता है उसमें क्या होता है, जो फाइनल गुड्स मेथड होता है या फिर अप्रोच होता है उसमें क्या होता है कि फाइनल गुड, जैसे ये 100 रुपए का फाइनल गुड बनाया था गन्ना उत्पादक किसान ने, तो 100 रुपए हो गया। फिर यहां देखो 200 रुपए का बनाया था, लेकिन इसमें समस्या यह है कि 200 रुपए का फाइनल गुड तो बना, लेकिन ये 100 रुपए का जो मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ जो फाइनल गुड है वो कितने का है, 300 रुपए का है, तो 300 आप लिख देंगे, लेकिन इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा इसका जो इंटरमीडिएट गुड है यानी मध्यवर्ती वस्तु है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों मध्यवर्ती वस्तु हैं। ठीक है, हम लोग पीछे के क्लासेस में देखे थे कि इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तु और फाइनल गुड्स, तो जो जीडीपी काउंट किया जाता है वो फाइनल गुड के आधार पर किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के दौरान मैंने मध्यवर्ती वस्तुओं का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था। इसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं इंग्लिश में। कुछ कुछ टर्म का इंग्लिश आपको जानना आवश्यक होगा, भले ही आप हिंदी माध्यम के हों। तो 300 रुपए यहां भी आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये फाइनल गुड जो होता है, चाहे आप फाइनल गुड से निकालें या फिर इस वैल्यू एडिशन से निकालें, बात एकदम से बराबर हो जाएगी। मैं इसको अलग कलर से नोट कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। चाहे आप इस मेथड से निकालें या फिर इस मेथड से निकालें, दोनों का जो फिगर है वो क्या होगा, एकदम से सेम होगा। कोई कॉन्सेप्ट, कोई इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग जो है जीवीए को फिर से समझते हैं। एक तो समझ गया कि जीवीए निकालने का ये तरीका होता है, लेकिन जीवीए का अर्थ क्या होता है और बाकी सब चीजों को यहां देखिए। तो देखिए, विविध आर्थिक क्षेत्रों, मुख्य रूप से 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। तो ये विविध आर्थिक क्षेत्र जो हैं, इनके द्वारा जो मूल्यवर्धन किया जा रहा है यानी वैल्यू एडिशन जो किया जा रहा है, पीछे आपने देखा कि वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या था। ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। तो वैल्यू एडिशन जो किया जा रहा है उसको जोड़ करके ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है, जीवीए निकलता है। यहाँ पीछे हमने देखा कि वैल्यू एडिशन को ही हमने ऐड किया और 300 रुपया निकल गया। ठीक है, तो उसी तरह से जीवीए निकाला जाता है। इसे जनवरी 2015 में लागू किया गया था। एक्चुअली 2015 में नेशनल अकाउंटिंग से रिलेटेड कई सारे चेंजेस किए गए हैं और आज के हमारे क्लास का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, तो उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो उसी दौरान जीवीए के कॉन्सेप्ट को लाया गया और क्या क्या लाया गया उसको आगे आपको देखने को मिलेगा। जीडीपी का अनुमान जीवीए में निवल कर यानी सकल कल प्राप्ति माइनस सकल छूट को जोड़कर लगाया जाता है। तो यहाँ जीडीपी और जीवीए में एक रिलेशन भी आपको पता चल जाएगा। फैक्ट मैं यहाँ आपके सामने रख देता हूं, जीडीपी बराबर जीवीए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, निवल करों को जोड़कर लगाए, तो निवल कर को जोड़ दीजिए यानी कि टोटल टैक्स, तो टैक्स हो गया, और छूट यानी सब्सिडी को आपको घटाना पड़ेगा। ये पीछे क्लास में मैंने बताया था।
अगर हमें जो है ऐसे लिखना है जीवीए, तो क्या हो जाएगा? सामान्य मैथ है, जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। इसमें और टेक्निकली कुछ पॉइंट को हम आगे के स्लाइड में देखेंगे इस पॉइंट को, लेकिन अभी आप फिलहाल समझ जाएं। इसमें कुछ चीजों को और ऐड करूंगा, ये अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट और जुड़ेंगे। अब देखिए यहां जो लिखा हुआ है कि इसे, यानी किसे, इसे का मतलब है जीवीए, लेकिन जीवीए का मतलब यहां क्या है? जीवीए का मतलब क्या है? एट बेसिक प्राइस। जो बेसिक प्राइस पर जीवीए है उसको 2015 में लागू किया गया था। और ये क्यों लागू किया गया था, लागू करने का उद्देश्य क्या था, वो आगे के मतलब स्लाइड्स में और अच्छे से समझेंगे। सामान्य रूप से यहां बता देता हूं। एक है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग के तहत इसको चेंज किया गया था। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग जीवीए को और कुछ यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं और कुछ फैक्ट के अंतर्गत समझते हैं। 2020-21 का आंकड़ा हम लेंगे, फैक्ट तो चेंज होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ था कि अलग अलग सेक्टर जो है, तो अलग अलग सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन हुआ है सबको ऐड करेंगे, और सबको ऐड करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? तब हमें जो है जीडीपी प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं वो देखिए। तो जीवीए एट क्या? बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है बेसिकली कि सेलर जो है, जो कलेक्ट करता है, सेलर जो कलेक्ट करता है उसको जो है कहते हैं बेसिक प्राइस। सेलर ने जो कलेक्ट किया, फिर उसमें टैक्स वगैरह जो ऐड हो जाएगा, सब्सिडी, टैक्स, इन सबको फिर हटाना होगा आपको। मतलब ये टैक्स, सब्सिडी, ये सब जो है जीवीए का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ जाना। तो इसीलिए इसको बेसिक प्राइस लिखा गया है कि जैसे कोई भी वस्तु आपने खरीदा, सपोज करो कि मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदने के बाद दुकानदार के पास जितना पैसा गया, ठीक है, तो दुकानदार सेलर के पास जो पैसा गया वो जो है जीवीए का पार्ट बनता है। तो इसीलिए इसको बेसिक प्राइस, मतलब ये बेसिक प्राइस हुआ। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस, फिर इसमें जो है सब्सिडी और टैक्स इसमें ऐड वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। सब्सिडी मतलब घटाएंगे और टैक्स को ऐड कर देंगे, वो एक अलग मामला हो गया। फॉर द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए जीवीए कितना है? तो इसमें 53.89%, जो एग्जैक्ट फिगर था वो था 96.54 लाख करोड़, ऑब्वियसली रुपीज में बात की जा रही है। उसी तरह से जीवीए एट बेसिक प्राइस फॉर किस सेक्टर के लिए? अब इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कितना था? तो ये 25.9% है ये, और यहां फिगर था 46.44 लाख करोड़। उसी तरह से जीवीए एट बेसिक प्राइस किसका? अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है ना, यानी कृषि व संबद्ध क्षेत्र, इसका फिगर जो है वो 20.19%, 36.17 लाख करोड़, ठीक है। अब क्या करें कि इन तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। जीवीए सिग्मा, सिग्मा का मतलब है एडिशन, तो एडिशन तीनों का जब हम करेंगे तो 179.15 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो है, ये वाला जो फिगर है आपके सामने, ये हो गया आपका जीडीपी, और ये जीडीपी हुआ एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। वास्तव में जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अब जो है जीडीपी ही लिखा जाता है। ये दो बात शायद मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, फिर से एक बार आपके सामने रख दूं कि 2015 में जो चेंजेस हुए थे उसके अनुसार जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट वाला है उसको अब कहा जा रहा है जीवीए एट बेसिक प्राइस, और इसके अलावा जो जीडीपी मार्केट प्राइस वाला है उसको अब कहा जा रहा है सिर्फ जीडीपी।
तो यहां जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा गया, इसको सिर्फ आप जीडीपी कहेंगे तब भी गलत नहीं है। कई बार इकोनॉमी में कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये पश्चिमी देशों के द्वारा निर्धारित की गई अर्थव्यवस्था के कुछ कॉन्सेप्ट, संकल्पनाएं हैं, नेचुरल नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। कई बार कुछ करंट का मामला आएगा तो और स्पष्ट होगा। तो इसमें बहुत आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझना है कि एग्जाम के लायक हमें तैयार होना है। ठीक है, एग्जाम में जितने प्रश्न इकोनॉमी के आएंगे, मान लो कि 100% आपने जवाब दे दिया, फिर भी इकोनॉमी में बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में ना आने का वही कारण है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, इसको ऊपर से थोपा एक तरह से गया है, इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उससे परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कुछ और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं और इस तरह से हम समझते हैं एक फिगर के तहत कि वास्तव में सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड, ये 3 सेक्टर जो हैं, इन तीनों सेक्टर का जो जीवीए होगा, जो वैल्यू एडिशन होगा, उन सब को मिला के जीडीपी बन जाएगा। ये सब मिला के क्या बन जाएगा? टोटल मिलाएंगे, इसका जो वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है और ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, तीनों का ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है यही मिलके क्या बन जाता है? जीडीपी बन जाता है। अब इसका फिगर वगैरह आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्विस सेक्टर में कितना पीछे, तो मैंने लिख ही दिया है, तो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। टेक्निकली जो एक टर्म जो मैंने पीछे कहा था कि अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वैसे ये हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक रिपीटिशन एक तरह से हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सिग्मा जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें जब आप टैक्स को जोड़ोगे और सब्सिडी को घटाओगे, तब क्या होगा? तब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि जीवीए जो है उसमें टैक्स और सब्सिडी, जीवीए को टैक्स और सब्सिडी से कोई मतलब नहीं, टैक्स सब्सिडी एडजस्ट होगा तब जीडीपी बनेगा। आगे देखते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं। देखो, यहां जीडीपी लिखना चाहिए था, जीएसपी लिख दिया गया, जीडीपी। जीडीपी अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। दो अर्थव्यवस्था के बीच में तुलना कर रहे हैं, जीडीपी उपयोगी होगा। वहीं जीवीए के माध्यम से हमें क्या प्राप्त हो पाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो विभिन्न क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों की बात अभी किया हमने, तो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं कि जीवीए एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, जीवीए इंडस्ट्री का कितना है, जीवीए सर्विस सेक्टर का कितना है, तो आपको एग्जैक्टली फिगर पता चल पाता है कि तीनों सेक्टर्स के बीच में क्या तुलना हो सकती है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, ये जीवीए का जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। पीछे भी मैंने आपको दिखाया, ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लिख रहे हैं और जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिख रहे हैं। तो ये कॉस्ट और प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कॉस्ट और मूल्य की बात देखते हैं, यानी एग्जांपल के रूप में यहाँ लिख भी दो। जैसे मान लो कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ क्या हुआ? ये कॉस्ट है, कॉस्ट। उसी तरह से क्या लिखते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो देखो प्राइस लिख रहे हैं यहाँ। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को और विस्तार पूर्वक यहाँ देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के समय इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले लागत यानी कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कहते किसको हैं? तो देखिए, कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री लागत या उत्पादन लागत इसको कहा जाता है। मतलब लागत को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला तो ये हो गया कारक लागत और दूसरा हो गया बाजार लागत। कारक किसको कहते हैं? फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर का मतलब है कि प्रोडक्शन होने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीज फैक्टर्स यानी कारक कहलाते हैं, जो फैक्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा हुआ ये कि कारक लागत का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी निवेश किया गया लागत है,
जैसे कि पूंजी की लागत, ऋण पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया आदि 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 आदि। ये सब क्या कहलाएंगे? ये कारक लागत कहलाएगा, कारक लागत कहलाएगा। अब यह निर्माता के नजरिए से वस्तु की कीमत है। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करता हूं। मैं एक मान लो कि किसी भी चीज का, मोबाइल का प्रोडक्शन करता हूं। अब मोबाइल में मैं देखूंगा कि उसमें कौन कौन से फैक्टर लगे हैं। तो फैक्टर एक लगा है मान लो पूंजी, ये चीज हो गया। ऋण मैंने लिया है तो उस पर जो ब्याज लग रहा है, कच्चा माल रॉ मटेरियल मैंने जो लाया है, श्रम, क्रिया, बिजली, ये सब मिला करके मैं देखूंगा कि वस्तु की कीमत कितनी होती है। लेकिन क्या इस कीमत से उपभोक्ताओं का डायरेक्ट रिलेशन है? क्या उपभोक्ताओं को इस कीमत पे मिलती है? तो नहीं, उपभोक्ताओं को इस कीमत पे नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें आगे चल के कुछ चीजें ऐड होंगी। ठीक है, तो बाजार के नजरिए से, बाजार के नजरिए से लागत कुछ और हो जाएगी। तो देखिए, वह लागत जिस पर वस्तु बाजार में पहुंचती है, वस्तु बाजार में पहुंचती है, तो आप कहोगे कि जिस कीमत पर निर्माता ने बनाया उसी कीमत पे पहुंचती होगी। नहीं, इसमें हम गलत कर रहे हैं। वास्तव में क्या है कि यह कारक लागत जो है, ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट पे अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी वगैरह जो है वो क्या होगा, वो ऐड करना पड़ेगा आपको। कई बार जो सब्सिडी है वो घटाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से जो टैक्स है वो ऐड होगा, सब्सिडी घटेगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो होगा बाजार की लागत यानी कि मार्केट का कॉस्ट। समझ पाए इस बात को? और समझते हैं, ठीक है। अब यहां इस स्लाइड को देखते हैं कि आधिकारिक राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, अब नहीं करता है। पीछे हम लोगों ने देखा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, अब वो फैक्टर कॉस्ट नहीं रहा। वैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े बाजार लागत यानी कि मार्केट कॉस्ट पे भी प्रकाशित किए जाते थे। पहले की बात करी जा रही है कि पहले फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय आय निकाला जाता था, उसका कैलकुलेशन किया जाता था, लेकिन मार्केट कॉस्ट पे भी निकाला जाता था। इससे एग्जैक्टली पता चल पाता था कि मार्केट, देखो मार्केट कॉस्ट यहां से पता चल पाएगा कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन कितना उत्पादन करने में लगा ये भी पता चल पाता था। तो अब क्या करते हैं कि अब जो है ये फैक्टर कॉस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, अब मार्केट कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मार्केट कॉस्ट पे ही ध्यान देते हैं। दो को मिलाकर के एक ही कर दिया, और एक क्या हो गया, बाजार लागत हो गया। क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, सब्सिडी जो दे रही है, उसके आधार पे जो मतलब जिस कीमत पे वो वस्तु बाजार में पहुंचती है, उस आंकड़े को हम लोग जीडीपी काउंट करने के लिए अब लेते हैं। ठीक है, ये चेंज कब से हुआ? 2015 से। तो जनवरी 2015 से सीएसओ के द्वारा यानी सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पे की जाने लगी। क्लियर है? यहां बाजार मूल्य पे क्यों की जाने लगी? क्योंकि वस्तु जिस कीमत पे बाजार में पहुंचती है उसी के आधार पे जीडीपी काउंट करना सही लग रहा होगा, इसीलिए वैसा किया जा रहा है। वास्तव में बाजार लागत पे ही, जो वास्तव में बाजार लागत ही है, यानी बाजार मूल्य कह लें या बाजार लागत, यहां एक ही बात हो जाती है। सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। ठीक है, सकल बाजार करों को, उत्पाद करों को जब शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए मूल्य की बात कर लेते हैं कि मूल्य क्या है, यानी कि प्राइस। प्राइस में दो तरह का प्राइस है, ये हम लोग सब जीडीपी काउंट जो करते हैं उसके संदर्भ में ये सब बातें हैं। तो प्राइस के संदर्भ में दो बातें हैं, एक तो स्थायी मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस, और एक चालू मूल्य यानी करंट प्राइस। शायद पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि चालू मूल्य क्या होता है और स्थायी मूल्य क्या होता है। सिंपल सी बात है कि जब स्थायी मूल्य की बात करेंगे, जीडीपी में हम लोगों ने देखा था पीछे, तो जब स्थायी मूल्य की बात करेंगे तो एक बेस ईयर होगा यानी कि आधार वर्ष होगा, और चालू कीमत का मतलब है कि अभी जो कीमत है वो चालू कीमत हो गई, उसके लिए कोई बेस ईयर की आवश्यकता नहीं है। बेस ईयर का संबंध चालू मूल्य से है या स्थायी मूल्य से है, ऑब्वियसली स्थायी मूल्य से है। स्थायी मूल्य में मुद्रास्फीति को पहले के किसी वर्ष में स्थिर माना जाता है। मान लो कि उस समय जैसे 2011-12 भी है, तो 11-12 को मान लिया कि उस समय मुद्रास्फीति कुछ नहीं। अब वहां से हम लोग क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं कितना हमारा जो है ग्रोथ हुआ है, जबकि चालू मूल्य के लिए स्थायी मूल्य में मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। ठीक है, जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, स्थायी मूल्य में ही जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो चालू मूल्य प्राप्त होगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। एक और बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के क्लास में एक खास बात होती है कि आपको
पिछले चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से पिछले चीज़ों को नहीं समझा है तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। कई बार ये भी होगा, जैसे इकोनॉमी है ही इस तरह का विषय कि समझ में नहीं आता वास्तव में, मुझे भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ा, और खासकर जो सिविल सर्विसेज के लिए है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। कारण वही मैंने पीछे जो बताया था, तो एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझते चले जाइए। मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम में खास करके यूट्यूब पे तो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा इस तरह से जितना इसमें इस मटेरियल में और इस लेक्चर में मेहनत किया जा रहा है। तो आपका फिर एक दायित्व है कि आपके लिए जो मेहनत किया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, उसको उसका नोट्स बनाएं, उसका सिनॉप्सिस बनाएं, उसको याद करें, ठीक है, उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार आप कर ले गए तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा जो विषय है। और सिविल सर्विसेज के लिए मूल रूप से मैं जो मानता हूँ कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये दोनों ही विषय जो हैं बहुत ही टेक्निकल विषय हैं, लेकिन ये दोनों विषय अगर तैयार हो गए तो सीधे सीधे नंबर मिलेगा, मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी। आप हिस्ट्री की बात कर लो, हिस्ट्री में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और वर्तमान में तो हम देख रहे हैं हिस्ट्री के संदर्भ में कि कितना विवाद हो रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि एनसीईआरटी में गलत डाल दिए गए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है एनसीईआरटी पे। अब क्या करोगे, जो इंटरनेट सोशल मीडिया पे बहुत सारे नए नए फैक्ट निकल के आ रहे हैं और जो किताबों में हम पढ़ते, दोनों में बहुत भारी अंतर है। तो स्टैटिक विषय वो सब नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, फिर भी करना तो है, उसको भी करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, कोर विषय है और नंबर आपको देगा। पॉलिटी भी ऑब्वियसली, पॉलिटी में भी बहुत अच्छा आपको एक मार्क्स गेन करने का ये एक मौका मिलता है। तो ये दो तीन विषयों को बहुत अच्छे से करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधित विधि, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय लेखा यानी कि नेशनल अकाउंटिंग जो है, उसमें मैंने बताया कि 2015 में कुछ संशोधन किए गए हैं। 2015 में संशोधन किए गए हैं। क्यों संशोधन किया गया, समझना इस बात को। वास्तव में जो भी संशोधन किए जाते हैं सुधार के नाम पे, वास्तव में सुधार जो है भारत सरकार अपनी तरफ से नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है। पूरी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और अमेरिका के कुछ संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उधर से जब दबाव पड़ता है तो भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। उन्हीं परिवर्तन का नतीजा ये है, देखते हैं क्या किया गया है। तो इसके तहत जो 2015 में जो परिवर्तन किया गया है उसको देखते हैं परिवर्तन को। तो पहला है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग एनएसए की अनुशंसा पर आधार वर्ष को चेंज किया गया। ये बात हम 2-3 बार देख चुके हैं। आगे, राष्ट्रीय लेखा की गणना की कार्यप्रणाली में संशोधन कैसे, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के अनुरूप किया गया है। एसएनए एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। किस चीज के लिए, तो नेशनल अकाउंटिंग के लिए। नेशनल अकाउंटिंग के लिए तो है नेशनल अकाउंटिंग, लेकिन नेशनल अकाउंटिंग क्या है, नेशनल मामला है या इंटरनेशनल मामला है। तो नेशनल अकाउंटिंग एक इंटरनेशनल मामला है। देखो यूएन का बना हुआ है यहाँ सिंबल, और एसएनए यहाँ आप देख सकते हो, फिर एसएनए को यहाँ आप देख लो, ठीक है। तो देखिए, द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 is the latest version of the international statistical standard for the national accounts adopted by the United Nations Statistical Commission। तो यूएनएससी के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो अलग अलग देश जो है इसको अपनाएंगे, नेशनल मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 को, यानी कि इसको कई बार ऐसे भी बोल दिया था 2008 एसएनए, इसको अपनाएंगे। है ये किसका अडॉप्ट, किसके द्वारा किया गया है, तो यूएनएस। इसमें एक पीटी का प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार हम अपने अकाउंट्स को कर सके, इसके लिए ये 2015 में ये परिवर्तन है। अब जो नए संशोधन किए गए हैं, नए संशोधन किसके लिए, तो इसके लिए एसएनए 2008 के लिए। तो इसके अंतर्गत कई सारी चीजें की गई हैं। तो क्या क्या की गई हैं, एक पहला आपके पास पॉइंट दिख रहा है कि वृद्धि दर यानी हेडलाइन ग्रोथ रेट, यानी जीडीपी, मतलब हेडलाइन जीडीपी इसको कहते हैं, ठीक है। तो हेडलाइन जीडीपी को स्थिर बाजार मूल्य पर जीडीपी यानी जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस द्वारा मापा जाएगा। पीछे हमने देखा कि कैसे मापा जाता था, तो
तो पहले जो है फैक्टर कॉस्ट के आधार पर मापा जाता था, अब कैसे मापा जाएगा, तो अब जो है कांस्टेंट मार्केट प्राइस के आधार पर मापा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको जो है अब यहाँ एमपी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, इसी को जो है इसी को जीडीपी मान लेंगे। ये अंडरस्टूड है कि ये एमपी ही है। क्लियर है बात। पहले वृद्धि दर को इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब इसी को क्या माना जाएगा, जीडीपी ही, इसी का मतलब हुआ जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको अलग से एमपी लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या किया जाता था, तो पहले वृद्धि दर को यानी ग्रोथ रेट को स्थिर मूल्यों पर कारक लागत पर जीडीपी कहा जाता था, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस। तो पहले ये फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाला जाता, अब जो है मार्केट प्राइस के आधार पर, और मार्केट प्राइस में जो है उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये तो पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या है कि जीवीए की अवधारणा को लागू किया गया, अच्छी बात है, और जीवीए की अवधारणा को पीछे ही देख चुके हैं। तीसरी बात है कि एमसीए 21 को अपनाया गया है। अब ये आप कहेंगे सर एमसीए 21 क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे। तो ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का, यहाँ लिखा हुआ है एमसीए 2015 में अपनाया गया। ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक ई अभिशासन पहल है, यानी कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो इसके अंतर्गत जो दर्ज कंपनियां रहेंगी, मतलब इसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड कंपनियां रहेंगी, इसके जो वार्षिक लेखा होगा, जो मतलब एक साल का जो लेखा है, उसके समावेशन से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की व्यापक कवरेज हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो थोड़ा टेक्निकल टाइप का मामला लग रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो पीछे चलते हैं और आपको ऐसे देखते हैं कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन है कैसे होता है, बताओ जरा। बताया था कि 3 तरीके से होता है। एक जो है इनकम मेथड होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड होता है, टीयू है ये, एंड थर्ड वन इज आउटपुट मेथड। एक संस्था है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस मेथड और इस मेथड के आधार पर जीडीपी के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। इस बात को समझना, ठीक है। जीडीपी के आंकड़ों को क्या करता है, प्रकाशित करता है। इसका इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करता है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। अब यहां देखते हैं कि ये जो आउटपुट मेथड है, यानी कि ये प्रोडक्शन मेथड हुआ, ये प्रोडक्शन मेथड है। अब होगा ये कि 2015 के पहले क्या होता था, तो 2015 के पहले या 2015 तक एक तरीका था एएसआई, यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, तो इसके तहत एएसआई के तहत कंपनियों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डाटा इकट्ठा किया जाता था 2015 तक का। तो 2015 तक एएसआई के तहत जो कंपनियां हैं, कंपनीज के प्रोडक्शन या आउटपुट डाटा को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अब ये एएसआई वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो कंपनियां हैं, कंपनियों को एमसीए 21 के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा, और ये पूरी तरह से ई गवर्नेंस इनिशिएटिव माना जा रहा है, यानी कि अधिकतर चीज जो है कंप्यूटराइज्ड होगी।
इसके तहत जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होंगी, MCA 21 के तहत जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होंगी, उनका डाटा जो है वो खुद ब खुद कलेक्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हो जाएगा। थोड़ा विस्तार से मैं बताता हूँ, कुछ कोड वगैरह दिया जाएगा। MCA 21 के तहत एग्जैक्टली क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, MCA का मतलब क्या हुआ? MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ट्वेंटी वन, यानी कि 21वीं शताब्दी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैसा होगा? तो कैसा होगा? ई गवर्नेंस वाला होगा। ई गवर्नेंस वाला होगा, मतलब वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने डाटा को अंतर्राष्ट्रीय जो चौधरी हैं उनके पास अगर सौंपना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी शक्ति कम होगी या अच्छी होगी? दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका डाटा, आपका इंफॉर्मेशन। कोई भी व्यक्ति जो आपके बारे में बहुत सारी बातों को जानता है, वो आपको अपने उंगलियों पर नचा सकता है। वर्तमान में जो डाटा का खेल चल रहा है वो यही है। डाटा के माध्यम से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने का ये अमेरिकी तरीका चल रहा है। ठीक है? तो हर एक चीज जो ई गवर्नेंस के तहत जुड़ रहा है उसको हमेशा बहुत अच्छा ही नहीं मानेंगे। इसकी आलोचना करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम से सही सही बात नहीं बता देंगे, लेकिन ये ध्यान में रखें कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा कि MCA 21 के तहत कंपनियों को जो है कंपनियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक है। और इनको दिया जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां हो जाएंगी उनको दिया जाएगा, विल बी गिवन, यहां इनको दिया जाएगा 21 डिजिट का एक AN कोड दिया जाएगा। AN कोड का मतलब है कि अल्फा न्यूमरिक कोड। अल्फा न्यूमरिक कोड का मतलब हुआ कि जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे ABCD वाले, और न्यूमरिक यानी नंबर्स भी होंगे 1 2 3 4 वाले। होता है ना कई बार कोड इस तरह का होता है कि 25NZ38A, मान लो ऐसा कुछ है, मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडमली, तो इसी को AN कोड कहते हैं, मतलब इसमें अल्फा न्यूमरिक कोड इसको कहते हैं। तो इसी तरह का कुछ कोड दिया जाएगा और उस कोड के तहत वो एक तरह से कंपनियों का पहचान बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह का जो नंबर है उसको कहते हैं CIN यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने कहा पहचान बन जाएगा, तो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और इससे कंपनियों को जोड़ा गया, इनको एक कोड दिया गया। अब कंपनियां डाटा चुरा नहीं पाएंगी, जितना प्रोडक्शन हुआ एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, उसी प्रोडक्शन के आधार पर उन पर जो भी टैक्स वगैरह लगना है वो लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो भी यहां से डाटा हमें प्राप्त होगा, तो प्रोडक्शन का डाटा है वो यहां से प्राप्त होगा। अब प्रोडक्शन का डाटा जो है ज्यादा एक्यूरेट होगा, प्रोडक्शन का डाटा अब क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। इस डाटा के आधार पे अब जो है CSO GDP काउंट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन का डाटा अब जो है इस तरह से दिया जाएगा, सेफ सिक्योर होगा। सिक्योर इसलिए होगा क्योंकि इसमें गलतियों की संभावना कम होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था आर्थिक सांख्यिकी की स्थायी समिति, यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। उच्चारण में थोड़ी दिक्कत यहाँ होती है। अब ये एग्जैक्टली क्या है, ये भी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के कारण ये आया है। एग्जैक्टली क्या है इसको आप यहाँ देखिए, तो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय यानी MOSPI, कहेंगे सर इसका एग्जैक्टली तो ये शॉर्ट नहीं लग रहा है, शॉर्ट है ये इस तरह से, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने दिसंबर 2019 में आर्थिक आंकड़ों के संकलन से जुड़ी हुई एक आर्थिक सांख्यिकी स्थायी समिति की स्थापना की है। मतलब ये जो है SCES की स्थापना की है। एग्जैक्टली क्या है इसको हम लोग देखते हैं।
2009 में स्थापना की गई थी। भारत के भूतपूर्व सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अध्यक्षता में इस 28 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। प्रणव सेन का नाम याद रखना अब उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2019-20 की बात है, अब ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नोट्स जब बनाओगे तो इसको लिखने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लेना, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समिति का कार्य क्या होगा, इसमें कौन कौन होंगे, तो 28 सदस्य होंगे। इसमें यूएनओ यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, आरबीआई, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट आदि से सदस्यों को शामिल किया जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, भारत के जो है इस क्षेत्र से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, मंत्रालय, और जो प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट एंटिटीज, वो भी। ठीक है, तो समझ सकते हो कि ये जो एक मतलब एक समिति है, कितनी हाई लेवल की समिति हुई, कितनी हाई लेवल की समिति हुई। साथ ही भारत के विश्वविद्यालयों, अग्रणी संस्थाओं के अर्थशास्त्री व संख्याविद भी, सांख्यिकीविद भी इसके सदस्य होंगे। क्लियर है यहाँ? और इसका कार्य क्या होगा, इसे अर्थ जगत से जुड़े विभिन्न आंकड़ों, जो भी डाटाज हैं, जैसे कि सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, सेवा क्षेत्र उपक्रमों का वार्षिक सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, वार्षिक असंगठित क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण आदि 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 की छानबीन का कार्य सौंपा गया। मतलब विभिन्न जो डाटा है, विभिन्न जो आंकड़े हैं, उनके छानबीन का, उसके इन्वेस्टिगेशन का कार्य इनको सौंपा गया है। अब इतने सारे जो है सर्वेक्षण और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हजार तरह की चीजें हैं, लेकिन अगर लोगों को, युवकों को रोजगार ना मिले, तो इतना बड़ा मायाजाल फैलाने का मतलब क्या है? निश्चित तौर पे ये मायाजाल ही है। वास्तविक जो अर्थशास्त्र है, वास्तविक जो अर्थ का शास्त्र है, वो स्थानीय उद्योगों से, लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां से निकल के आता है। जैसे जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, वैसे वैसे लोगों को रोजगार कम मिलेगा और इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा होंगे। हमें वास्तव में लोकल लेवल पे आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता है। ये एक निबंध का टॉपिक भी हो सकता है। बोलते बोलते मैंने ये बोल दिया, लेकिन निबंध का एक टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं। हमें स्थानीय स्तर पर एक आत्मनिर्भर अर्थतंत्र हमें आज, चूंकि निबंध में थोड़ा बहुत जो वैचारिक आयाम है वो चल सकता है, तो हमें आज स्थानीय स्तर पर एक आत्मनिर्भर अर्थतंत्र की आवश्यकता है। और यही आत्मनिर्भर अर्थतंत्र जो मित्रों था, यही ग्रामीण व्यवस्था थी। ये मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, यही हमारी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कई बार जो मैं बोलता हूं वहां से प्रश्न डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली। कई बार ऐसा हुआ है, इकोनॉमी का ही एक बार मैं क्लास ले रहा था, इंट्रोडक्शन क्लास, किसी कोचिंग में, और उसी दिन निबंध का पेपर था यूपीएससी सीएससी में। मैंने सिलेबस समझाया, और सिलेबस समझाने के दौरान इस तरह की कुछ वैचारिक आयाम मैंने स्पष्ट किए, और वो प्रश्न आया। कभी मैं वो प्रश्न को निकाल के आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अधिकतर लोग जो है वो इतने जड़ हो गए हैं कि उनके दिमाग में नए नए जो है कॉन्सेप्ट, नई नई जो बातें, वो आती नहीं है। लेकिन यूपीएससी, भले आप सरकार के अगेंस्ट जाके कुछ तो सवाल पूछेगी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारा इसमें डायमेंशन जो है वो आपका होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। चाहे वो निबंध में काम आ जाए, पेपर फोर्थ में काम आ जाए, इंटरव्यू में काम आ जाए, कहीं ना कहीं आ जाता है। तो चीज़ों को पढ़ने का हमारा जो तरीका होना चाहिए वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, तब हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अपनी क्षमताओं को भी, अपना दायरा जो है वो भी सीमित रखना है। एक शिक्षक के रूप में कुछ चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा बोल सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी विषय को लिखते हैं तो उसी विषय में आप मतलब केंद्रित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रम, उद्योग, सेवाओं आदि पर इत्यादि पर गठित स्थायी समितियों के अधिदेश यानी मैंडेट्स को इस नई समिति में समाहित कर दिया गया है। जो पीछे आपने देखा कि इन चीज़ों का आंकड़ा, तो इसके जो अधिदेश थे या मैंडेट्स जो थे उसको इसमें शामिल कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण। विशेषज्ञों की राय में सरकार द्वारा इस समिति की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्पेशल डाटा
डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स यानी कि SDDS। तो SDDS का पालन नहीं कर पाने के कारण IMF ने उधर से दबाव बनाया होगा, उस दबाव के कारण हमें जो इस तरह का एक समिति बनाना पड़ा। तो कहोगे सर भारत सरकार पे दबाव IMF क्यों बनाएगी? IMF का भारत सरकार से क्या लेना देना? बहुत ज्यादा लेना देना है। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक ताकतें हैं उनका बहुत ज्यादा दबदबा रहता है, ठीक है। तो IMF का SDDS इसका अनुपालन न करने पाने के कारण हमें इस तरह की स्थायी समिति का गठन करना पड़ा, आर्थिक सांख्यिकी स्थायी समिति। अब SDDS को हम लोग थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए SDDS क्या है। ये पहली बात तो डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रसार करना। प्रसार करना, प्रसार करना का मतलब स्पेशल डाटा। अब ये स्पेशल डाटा किस चीज से रिलेटेड रहेगा? ये आर्थिक आंकड़े रहेंगे। कौन से आंकड़े रहेंगे? ये आर्थिक आंकड़े रहेंगे। तो इस तरह के आर्थिक आंकड़ों को क्या करना? प्रसारित करना। ये इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा रहेंगे, इको रिलेटेड डाटा। इसका प्रसार करना, प्रसार करना मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रसार करना कि आपका जो डाटा है इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। पीछे हमने देखा इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो पीछे हमने देखा कि इकोनॉमी से रिलेटेड श्रम बल सर्वेक्षण हो सकता है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हो सकता है, सेवा क्षेत्र उपक्रमों का वार्षिक सर्वेक्षण हो सकता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे जो है सूचकांक वगैरह हो सकते हैं, डाटा हो सकते हैं। तो उन डाटा को प्रसारित करना। क्यों प्रसारित करना? वही तो है खेल। आपके बारे में पूरा पूरा जानकारी लेंगे तो आपको फिर अपने अनुसार नचा पाएंगे, ठीक है। तो IMF वगैरह इस तरह के हमारे डाटा का इस्तेमाल करके हम पे इस तरह का दबाव बनाती है। तो IMF ने सदस्य देशों के आर्थिक आंकड़ों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऊपर से बोलेंगे कि हम तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं जी। भाई तुम कौन होते ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने वाले? पता नहीं कौन होते। तो वित्तीय बाजार के भागीदार देशों की इन आंकड़ों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1996 में SDDS की शुरुआत की थी। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। यहां से पीटी का एक प्रश्न बन सकता है। जरूरी नहीं कि आप ये याद रखो कि 1996, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि SDDS। अब इसके अनुसार सोचिए कि हमारे देश में पॉलिसीज चेंज हो जाते हैं बड़े स्तर पे। सामान्य लोगों को तो पता भी नहीं चलता, लेकिन UPSC एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। तो बस ये याद रखना कि SDDS किसका है? तो IMF का है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखा, उत्पाद सूचकांक, रोजगार आदि सहित 20 से अधिक क्षेत्रों के आंकड़ों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, ठीक है। IMF के स्तर पर ये बात है। अब सिर्फ SDDS ही नहीं है, IMF के ही और भी कई सारे डाटा हैं। उन डाटा को यहां हम लोग देखेंगे। देखिए IMF स्टैंडर्ड्स इसको कहा जाता है। स्टैंडर्ड मतलब मानक फॉर डाटा डेजिग्नेशन। तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ कई सारी की चर्चा की गई है, उसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं या फिर हाईलाइट कर देता हूं। एक तो SDDS हो गया, इसको 1996 में जो है, ऐसे है ना, 1996 में इसको लाया गया था, ठीक है। पीछे था 1996, ये है, ठीक है। दूसरा इसमें है GDDS यानी जनरल डाटा डेजिग्नेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लाया गया था एक साल के बाद यानी 1997 में। इसमें यह कहा गया है कि वैसे देश जिनके पास बहुत अच्छा जो स्टैट्स से रिलेटेड जो डाटा है उसको कलेक्ट करने से रिलेटेड, मतलब एक पूरा सिस्टम नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, तो उनके लिए GDDS लाया गया। मतलब वैसे देश जिनके पास आर्थिक आंकड़ों को कलेक्ट करने, उसके प्रसारित करने से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, उनके लिए GDDS। बात एक ही हुई लगभग। अब इसी में ही एक आया EGDDS, ये आ गया आपका 2015 में। और इसने जो है फिर GDDS को क्या किया? रिप्लेस किया, ठीक है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसका मतलब हुआ E का मतलब हुआ इनहांस्ड। यहां पीछे आप देखेंगे यहां लिखा हुआ ये, ठीक है। इसके बाद जो है तो ये पहला हो गया, ये एक तरह से दूसरा हो गया, चूंकि ये तो खत्म ही हो गया, इसके जगह पे ये आ गया। तीसरा आपके पास है SDDS प्लस। तो जो काम ये कर रहा है वही काम एडवांस लेवल पे ये करेगा। तो इस तरह से कई सारे ये डाटा
डिजामिनेशन से रिलेटेड IMF के स्टैंडर्ड्स हैं, इसको आप बस ध्यान में रखिएगा, इसका क्या क्या कार्य है, बेसिक बात इसका जो है यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने बताया वही बात है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न एक्जैक्टली अभी जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड प्रश्न है, एकदम से लड्डू प्रश्न, आराम से आप इसको कर लेंगे। तो आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे इस तरह के प्रश्नों का बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे। अभ्यास ही आपको जो है परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, चीजों को, अच्छी चीजों को समझते रहिए, ताकि आपका जो एग्जाम और आसान आपके लिए हो जाए। वंदे मातरम आयुष टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से जो भी क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिल जाएगा। इकोनॉमिक क्लास PDF इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, इसमें आपको PDF मिलेगा, साथ ही साथ वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन और रिवीजन सेशन ये सब चलता रहेगा, ठीक है। इससे जुड़ने के लिए आपको 250 रुपीज एक बार बस देना पड़ेगा। 2-3 महीने जब तक ये क्लास खत्म होता है तब तक आपको इसमें मटेरियल और डाउट क्लियरिंग सेशन और रिवीजन सेशन चलता रहेगा। पूरा विषय इसमें रमेश सिंह के द्वारा जो है जो किताब लिखा गया उसके तहत इकोनॉमिक पूरा आपका कवर हो जाएगा, PT और मेंस दोनों के लिए। इवन मेंस के लिए भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस, मेंस नहीं इंटरव्यू के लिए, PT मेंस तो होगा ही, इंटरव्यू के लिए भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है तो इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा अपने नाम और जगह, और इकोनॉमिक क्लास PDF व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।